पंजाब पुलिस में 25 टीम को तैयार किया जाता है और हर टीम में मैक्सिमम 5 से 6 पुलिसकर्मी को रखा जाता है और जितनी भी टीम होती है अलग अलग शहर में, अलग अलग एरिया, अलग अलग क्षेत्र में छोड़ा जाता है। पुलिस जब पूरी क्षेत्र में फैल जाती है फिर भी रिजल्ट जब 0 आता है तो पुलिस वाले को दिमाग ठनक जाता है कि आखिर ये जिस लाश को हम लोग खोज रहे हैं ये लाश गया किधर। लेकिन दोस्तों एक सुबह की ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है जो पुलिस वाले को खुशियों के माहौल में बदल देती है, क्योंकि जिस बॉडी को वो लोग खोज रहे थे उस लाश को और उस आदमी को खोजने के लिए इतनी प्रेशर पड़ा हुआ था पुलिस वाले पे कि पुलिस वाले को ठंडी के समय में भी गर्मी महसूस होता था। जब वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पूरी टीम को इकट्ठा करके और उस नदी के तट पे ले जाकर खड़े कर देते हैं कि अब होगी क़यामत, तो इसी से शुरुआत होगी। दोस्तों मैक्सिमम 50-60 किलोमीटर जब खोजने के बाद में जब बॉडी मिलती है तो उस बॉडी को बाहर तो निकाल लेते हैं, लेकिन निकालने के बाद में भी उस बॉडी को पहचानने में पुलिस वाले को समझ नहीं आता है कि पहचाने कैसे। लेकिन वहाँ पे एक कंप्लेन भी हुआ रहता है कि हमारी बेटी 2-3 दिन से लापता है, तो उनको भी बुलाया जाता है। उनका नाम रहता है सोनिया पहूजा। सोनिया पहूजा जब यहाँ पे आती है तो आने के बाद में वो भी बॉडी के देखकर थोड़े टाइम के लिए बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये हमारी बेटी का बॉडी नहीं है। लेकिन जैसे सोनिया पहूजा को एक और वहाँ पे क्लू दिखाया जाता है तो देखकर सोनिया पहूजा वहाँ पे बोलती है कि ये तो मेरा ही बेटी है, क्योंकि जो बॉडी था, जो लाश था, वो कोई और नहीं पंजाब की सबसे मशहूर, सबसे नामी मॉडल्स और एक्टर दिव्या पहूजा का बॉडी था। दिव्या की माँ सोनिया वहाँ पे बॉडी को पहचान लेती है एक टैटू की वजह से, क्योंकि टैटू सोनिया अपने बाएं साइड में पीछे बनवा कर रखी थी। दोस्तों आखिर दिव्या पहूजा को मारने वाला कौन था और मारा तो आखिर क्यों मारा? इतनी बड़ी मॉडल को, इतनी बड़ी एक्टर को, इतनी बड़ी हस्ती जान पहचान को आखिर मारा किसने? बालदेव नगर, गुरुग्राम, हरियाणा, पंजाब में 6 जुलाई 1996 अशोक पहूजा के घर में एक बेटी जन्म लेती है, जिस बेटी के बहुत प्यार से और दुलार से अशोक पहूजा नाम रखते हैं दिव्या। दोस्तों दिव्या के साथ साथ में एक दिव्या का छोटी बहन भी होती है और अशोक का जो दिव्या के जो पिता होते हैं उनकी अपना एक किसानी होता है। कोई खास बड़ा वो लोग घर से नहीं रहते, एक साधारण परिवार से रहते हैं। लेकिन दिव्या जब उस घर में जन्म लेती है तो ये किसी को नहीं मालूम रहता है कि आने वाले फ्यूचर में दिव्या एक सबसे बड़ा मॉडल बनकर उभरेगी। दिव्या जब 14-15 साल की होती है और 10वीं कक्षा में जब वो अपने पास के स्कूल में पढ़ाई करती है तो उस स्कूल में कुछ ऐसे फंक्शन, पार्टी और प्रोग्राम होते हैं जिस प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए दिव्या को रखा जाता है और दिव्या बिंदास होस्ट भी करती है। यहाँ से उसके अंदर की एक कला और बोल्डनेस जो भी बोले वो बाहर आती है। आने के बाद में दिव्या धीरे धीरे निखरना चालू हो जाती है और आगे चलकर मॉडल बन जाती है। दोस्तों जब वो मॉडल बन जाती है तो थोड़ी सी हम लोग ऐसे कहानी को टर्न लेंगे कि हम लोग गुरुग्राम की तरफ नहीं चलकर हम लोग अब मुंबई की तरफ चलेंगे, क्योंकि दिव्या को अब वहाँ पे बॉलीवुड में जाने का लत लग गया था। उसको एक नासा चढ़ गया था कि अगर मैं मॉडल हूँ तो मुझे बॉलीवुड में जाना ही चाहिए। दिव्या अक्सर ऐसे आदमी की तलाश में थी जो उसे बॉलीवुड में एंट्री दिला सके। उसकी जब एक बर्थडे पार्टी रहती है तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। उसमें भी एक लड़का आता है और वो लड़का रहता है संदीप। संदीप मुंबई का बहुत बड़ा गैंगस्टर भी रहता है, उसका नाम भी रहता है, बड़े बड़े क्राइम में भी उसका नाम रहता है। जब वो दिव्या के बर्थडे पार्टी में आता है तो दिव्या को देखकर वो मोहित हो जाता है। बस दिव्या को यहाँ चाहिए था क्या? बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए। दिव्या तो अक्सर चाहती थी कि मुझे ऐसे कुछ पावर मिल जाए
जिसकी वजह से मैं बॉलीवुड में एंट्री कर लूँ। यहाँ से दिव्या की एक लालच बढ़ती है और वो संदीप के संपर्क में आकर और फिर आप सोचिए एक रिलेशनशिप कायम कर लेती है। लेकिन दिव्या को ये नहीं मालूम था कि इतने बड़े गैंगस्टर होने के बाद क्या इसको कोई पुलिस खोज नहीं रहा होगा। लेकिन यहाँ पे संदीप को पूरी पुलिस फौज खोज रही थी। अक्सर संदीप कभी जयपुर, कभी भिवाड़ी, कभी दिल्ली, कभी मुंबई भागा फिरता था। पुलिस पूरी तैयारी करके संदीप को पकड़ने में लगी हुई थी। लेकिन यहाँ पे पुलिस को एक और प्रॉब्लम था कि अगर संदीप हमें नहीं मिल रहा है तो मुझे ऐसे इन्फॉर्मेशन चाहिए जहाँ से मैं उसको पकड़ लूँ। पुलिस वाले को भी मालूम था कि संदीप का जो गर्लफ्रेंड है वो दिव्या पहुँचा है, तो क्यों ना हम लोग दिव्या को ही सबसे पहले कैप्चर में किया जाए। पुलिस वाले भी दिव्या को अपने अंडर में लेते हैं और उसको इतना ही बताते हैं कि अगर तुम सही सलामत संदीप का अगर इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंचाओगी तो आने वाले समय में हम लोग तुम्हें सरकारी गवाह बनाकर छोड़ देंगे। लेकिन अगर तुम इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाओगी तो संदीप तो इनकाउंटर में मारा जाएगा, हो सकता है तुम भी कुछ सालों के लिए या फिर इनकाउंटर में मारी जाओ। यहाँ दिव्या को एक डर सताने लगता है क्योंकि उसे तो एक बॉलीवुड में एंट्री करना था। लेकिन यहाँ पे वो ऐसे गैंगस्टर के बीच में फंस गई थी कि उसे एक डर सताने लगा। पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के लिए दिव्या तैयार हो गई और हर जगह जहाँ पे भी संदीप जाता था दिव्या वहाँ का इन्फॉर्मेशन देती थी, क्योंकि संदीप तो अक्सर दिव्या के टच में ही रहता था। आखिर एक दिन संदीप को पूरी पुलिस खदेड़ते खदेड़ते भिवाड़ी राजस्थान होते हुए बहुत दूर तक पीछा की, लेकिन संदीप वहाँ से भागकर मुंबई पहुँच गया। दोस्तों, जब संदीप मुंबई पहुँच गया तो पुलिस की एक काम यहाँ आसान हो गई। ये काम आसान हो गई कि जिस होटल में संदीप रुका था उसी होटल में दिव्या भी उसके साथ थी। अब सारी इन्फॉर्मेशन दिव्या पुलिस को क्लियर पहुंचा रही थी कि हम लोग कहाँ पे हैं, और वो इन्फॉर्मेशन कोर्ट वार्ड में बातें होता था। दोस्तों, पुलिस जब मुंबई पहुंचती है और पूरी होटल को जब कैप्चर कर लेती है तो यहाँ संदीप का दिमाग जो है खनकने लगता है। जब इंसान की मौत नज़दीक हो तो उसे कुछ भी नहीं सूझता है। ऐसा नहीं कि संदीप खाली हाथ ही कहीं पे घूमता था, उसके पास में भी हथियार होते थे। वो अपना हथियार निकालकर पुलिस वाले पे फायरिंग कर देता है। पुलिस वाले भी जवाबी कार्रवाई में संदीप को वहीं पे इनकाउंटर कर देते हैं। लेकिन संदीप का तो इनकाउंटर हो जाता है, लेकिन बच जाती है वहाँ पे दिव्या। दिव्या को पुलिस वाले पकड़ के जब कोर्ट में पेश करते हैं तो कोर्ट से दिव्या को 7 साल की जेल हो जाती है। जब दिव्या 7 साल मैक्सिमम काटने के बाद में बेल पे जब बाहर आई तो मैक्सिमम उसको 6-7 महीने अभी बाहर निकले हुए थे। लेकिन जो एक पावर में हो और अपनी जालवा बिखेर रही हो तो उसको ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि अगर वो जेल में है और वो बाहर आ जाए तो अपनी पुरानी जो आदतें हैं या पुरानी जो शौक़ें हैं वो भूल जाए। यहाँ पे दिव्या अपने आप को भूलना नहीं चाहती थी। अक्सर किसी न किसी की पार्टी में, फंक्शन में या उद्घाटन में अक्सर वो जाया करती थी। दिव्या एक पार्टी में गई जिस पार्टी में अभिजीत भी आया हुआ था। वो अभिजीत जो शादीशुदा रहते हुए एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसका एक अपना होटल भी था गुरुग्राम के अंदर में। जब दिव्या अभिजीत के संपर्क में आई तो धीरे धीरे दोनों का रिलेशन बनने लगा। जब रिलेशन बन गया तो दिव्या अपनी माइंड गेम चलाकर कुछ ऐसे पर्सनल फ़ोटो अपने मोबाइल में क्लिक कर ली जिस क्लिक से अभिजीत को बहुत परेशानी आगे चलकर होने वाला था। अक्सर दिव्या अभिजीत को होटल में बुलाती, कुछ टाइम बिताकर बाहर निकल जाती। ये सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा, लेकिन अभिजीत को लगता था कि अगर इसी तरह से सिलसिला चलता रहा तो मेरा तो फैमिली बर्बाद हो जाएगा, साथ साथ में मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन दिव्या भी यहाँ बहुत बड़ी खिलाड़ी थी। वो अभिजीत को उस फोटो के माध्यम से ब्लैकमेल करने लग गई। अक्सर किसी न किसी वजह से 5-10 लाख या जो भी हो वो लेने की फिराक में ही रहती थी और लेने भी लग गई। लेकिन इस चीज़ को
अभिजीत को बहुत अखड़ता था। एक दिन की बात है कि दिव्या अभिजीत को होटल में बुलाई। अभिजीत भी पूरी मूड में था और अभिजीत भी उसी होटल में आया जिस होटल में अक्सर वो रुकता था, यानी वो अपने होटल में आकर दिव्या से मुलाकात किया। दिव्या यहाँ पे होटल के अंदर में 30 लाख रुपए की डिमांड करती है। जब दिव्या 30 लाख रुपए की डिमांड की तो अभिजीत यहाँ पे परेशान हो गया, क्योंकि एक बार 30 लाख रुपया देना किसी भी बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, अभिजीत फिर भी दिव्या को बहुत समझाया कि चलो कोई बात नहीं, 30 ना सही, 3 सही, 5 सही, आगे चल के पूरी मेकअप कर देंगे, जो भी कमी बेस होगा। लेकिन दिव्या यहाँ पे मान नहीं रही थी, एक ही बात ठानी रही थी कि नहीं, मुझे 30 का 30 चाहिए और जो भी अभी का अभी चाहिए। इस चीज़ को अभिजीत बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके पास में देसी कांटा था, सीधा देसी कांटा निकाला और दिव्या के कनपट्टी में ठोक दिया। दिव्या तो वहीं मर गई, लेकिन अब अभिजीत को यहाँ पे सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये तो गई, अब इसकी लाश को ठिकाना लगाएं तो लगाएं कैसे, क्योंकि अगर लाश को ठिकाना नहीं लगाते हैं तो इतनी बड़ी मॉडल है, आगे चलकर बहुत परेशानी झेलना पड़ेगा। वो अपने 4 दोस्त को धड़ाधड़ कॉल किया, जिसमें एक उसकी पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड भी थी। जब ये चारों यहाँ पर आए तो प्लानिंग करना चालू कर दिए कि आखिर अब दिव्या के साथ में करना क्या है हम लोग। अभिजीत इस चीज़ को जानता था कि पैसे की अगर लालच देंगे तो दिव्या को कोई भी ठिकाने लगा सकता है। वहाँ पे 15-15 लाख रुपया दो जो उसके दोस्त थे उसको देने के लिए वो बोला कि हम तुमको 15-15 लाख रुपया यानी 30 लाख रुपया हम तुमको दे रहे हैं और तुम इस लाश को ठिकाना लगा दो। वो जो 3-4 दोस्त थे वो लाल कपड़े में लपेटकर और खींचते हुए घसीटते हुए वो एक कार के पास में ले गए। जो अभिजीत उस कार का चाबी भी उन लोगों को थमा दिया कि अब इस कार को भी लेकर जाओ। उस कार के डिक्की में ले जाकर उस दिव्या की लाश को रख देते हैं और लेकर वहाँ से गुरुग्राम के बाहर जाने लगते हैं। जब बाहर जाते हैं तो उन लोगों को नदी मिलता है, उस नदी में दिव्या को लाश को फेंक देते हैं और जो ऑडी कार रहता है, BMW कार, वहीं पे छोड़कर वहाँ से वो फरार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कहानी एक बनती है कि आखिर दिव्या को माँ को कैसे मालूम चला। ये भी एक सवाल बनी रहती है कि दिव्या जब होटल में आई थी तो दिव्या को माँ को कैसे मालूम चला। तो आपको बता दें कि दिव्या जब जेल से निकली थी तो वो अपने एक लाइव लोकेशन अपने छोटी वाली बहन के मोबाइल में कभी भी अपडेट करके चलती थी और जब भी वो घर से निकलती थी तो बता कर जाती थी कि मैं किससे मिलने जा रही हूँ। जिस दिन अभिजीत से मिलने के लिए वो आई थी उस दिन भी अपनी बहन को बता कर आई थी कि मैं अभिजीत से मिलने उसके होटल में जा रही हूँ। बस यहीं पे अभिजीत की जो बहन नैना थी ये सारी कहानी अपने मम्मी को बताती है और उसकी मम्मी सुबह में उसी होटल में पहुंच जाती है। और होटल में पहुंचने के बाद में जब होटल के मैनेजर से बोलती है कि मेरा दिव्या कहाँ पे है, तो होटल का मैनेजर और वहाँ पे अभिजीत भी बताता है कि वो रात में 11 बजे आई थी और 11 बजे के बाद वो यहाँ से चली गई। लेकिन दिव्या की माँ सोनिया यहाँ पर बोलती है कि नहीं, मेरा बेटी मेरे पास नहीं पहुँची है, तुम CCTV कैमरा दिखाओ, पूरी फुटेज दिखाओ। लेकिन वहाँ पे मैनेजर सोनिया को यानी दिव्या की माँ को यानी वहाँ से डांट फटकार कर भगा देते हैं। वहाँ से दिव्या की माँ सीधा थाने पहुँचती है और थाने में जाकर कंप्लेन कर देती है। दोस्तों, जब कंप्लेन करती है तो पुलिस वाले को वहीं पे ही माथा ठनक जाता है और सबसे पहले पुलिस वाले होटल को कैप्चर में लेते हैं। होटल को कैप्चर में लेने के बाद में यही कहानी हो जाती है कि 14 नंबर और 11 नंबर रूम का ही डिफेंड पड़ जाता है, क्योंकि पुलिस वाले को मालूम रहता है कि जब भी अभिजीत आता है यहाँ पे तो 14 नंबर रूम में रुकता है। लेकिन जिस रात को अभिजीत आया था 14 नंबर रूम किसी और के लिए बुकिंग हो चुका था, इसके वजह से वो 11 नंबर रूम में ही रुका था।
और जब 11 नंबर रूम में दिव्या की मर्डर हो गया तो वहाँ से उसकी लाश को ठिकाने लगाकर सीधा अभिजीत 11 नंबर रूम से 14 नंबर रूम में शिफ्ट हो गया ताकि किसी को क्लू ना मिल सके। जब पुलिस आई तो वहाँ पर भी अभिजीत 14 नंबर में ही था। पुलिस 14 नंबर को पूरी तलाशी लेकर रिटर्न हो जाती है, कोई क्लू नहीं मिलता है। लेकिन पुलिस को इतना ज़रूर विश्वास था कि अगर दिव्या की माँ सोनिया बोल रही है कि दिव्या गायब है तो हो सकता है कि क्लू यहीं से मिले। दोस्तों 2 दिन 3 दिन बीत जाते हैं लेकिन दिव्या की पता नहीं चलता है। बस यहीं पे एक छोटी सी क्लू मिलती है कि जब रिटर्न पुलिस वाले जब उसी होटल में जाते हैं और जाकर 14 नंबर कमरे को नहीं 11 नंबर कमरे को खुलवा कर जब देखते हैं तो वहाँ पे उनको ब्लड मिल जाता है। जब ब्लड मिल जाता है तो पुलिस वाले को शक और मजबूत हो जाता है। जब सीसीटीवी कैमरा जब खुलवा कर देखते हैं तो ऐसे कैमरा में तो सिर्फ सोनिया दिखती है कि हाँ एंट्री हुआ है, आई है और रिटर्न गई है, ये दिखाई नहीं देता है। फिर एक सीसीटीवी में ये दिखाई देता है कि 2 आदमी मिलकर किसी चीज़ को लाल कपड़े में लपेटकर घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। बस पुलिस वाले को यहीं पे शक हो जाता है कि ये जो है ये दिव्या पहूजा का ही लाश है। बस उसके बाद में यहाँ पे अभिजीत को सीधा गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस कस्टडी में ले जाकर पूरी अभिजीत से पूछताछ होती है। जब पूछताछ में अभिजीत सारी जुर्म को कबूल करता है तो कहानी अपने आप बयां हो जाती है। अभिजीत यहाँ पे बोलता है कि हाँ हम दिव्या को मर्डर किए हुए हैं क्योंकि दिव्या हमको ब्लैकमेल करती थी। दोस्तों कहानी तो इसकी बहुत है और आगे चलकर इसके हो सकता है हम पार्ट 2 भी ले आएंगे क्योंकि अभी तक अभिजीत को क्या सज़ा हुआ या नहीं हुआ ये कन्फर्म नहीं हो पाया है क्योंकि पैसे वाले के जो पावर होता है वो बहुत बड़ा होता है। अभिजीत तो अभी तक जेल में ऑलरेडी हैं लेकिन सज़ा हुआ या नहीं हुआ ये पार्ट 2 में हम लेकर आएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और साथ में एक प्यारा सा कमेंट करिए और छोटे भाई या बड़े भाई को, चाचा अंकल भैया को सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।